दिन जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, पर्ल हार्बर पर हमला। 7 दिसंबर 1941 को सुबह एक शांत रविवार की सुबह थी, जो जल्द ही अमेरिकी इतिहास में एक निर्णायक क्षण में बदल गई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जापानी साम्राज्य की नौसेना वायुसेना ने होनोलुलु, हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। इस हमले ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को पंगु बना दिया और हजारों अमेरिकियों की जान चली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक यूरोप में बढ़ते संघर्ष से बाहर रहा था, को अचानक द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में ले लिया गया। सोते हुए विशाल जागता है, युद्ध के लिए अमेरिका की तैयारी। पर्ल हार्बर पर हमले से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका एक अलगाववादी नीति का पालन कर रहा था, जो यूरोपीय संघर्षों से बाहर रहने और अपनी सेना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। नतीजतन 1941 की शुरुआत में अमेरिकी सेना अन्य प्रमुख शक्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी और कम सुसज्जित थी। हालांकि पर्ल हार्बर ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले ने अमेरिकी लोगों को झकझोर कर रख दिया और उन्हें युद्ध के लिए एकजुट कर दिया। राष्ट्र ने संघर्ष के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करने का संकल्प लिया, जिससे एक अभूतपूर्व सैन्य निर्माण और औद्योगिक लामबंदी शुरू हुई। रूजवेल्ट का नेतृत्व, एक विभाजित राष्ट्र का मार्गदर्शन। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेला रूजवेल्ट ने इस महत्वपूर्ण समय में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ अमेरिकी लोगों का नेतृत्व किया। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद के दिनों में रूजवेल्ट ने कांग्रेस को एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तिथि जो हमेशा बदनामी में रहेगी की घोषणा की और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। रूजवेल्ट की असाधारण नेतृत्व क्षमताओं ने अमेरिकी लोगों को एकजुट करने और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सफलतापूर्वक युद्ध के प्रयासों को जुटाने के लिए राजनीतिक विभाजनों को दूर किया और संघर्ष के लिए आवश्यक विशाल संसाधनों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गठबंधन जाली लैंड लीज अधिनियम और चयनात्मक सेवा। यहां तक कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और अन्य सहयोगी राष्ट्रों को सहायता प्रदान कर रहा था। 1941 के लैंड लीज अधिनियम ने रूजवेल्ट को उन देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने की अनुमति दी, जिनके बचाव को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। इस अधिनियम ने ग्रेट ब्रिटेन, चीन और सोवियत संघ जैसे देशों को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य आपूर्ति प्रदान की, जिससे वे धुरी शक्तियों से लड़ते रहे। घरेलू स्तर पर 1940 में चयनात्मक सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसने पहली बार शांतिकाल में अनिवार्य सैन्य सेवा की स्थापना की। इस अधिनियम ने अमेरिकी सेना के तेजी से विस्तार के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रदान की, जिससे लाखों अमेरिकी पुरुषों को सेना में भर्ती किया गया। सेक्शन 5, एक सेना का पुनर्जन्म, अमेरिकी सेना का परिवर्तन। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम शुरू किया। सेना, जिसे पहले अपेक्षाकृत छोटा और अप्रशिक्षित माना जाता था, में भारी निवेश किया गया था, जिससे नए उपकरणों, प्रशिक्षण और भर्ती के मामले में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए थे। 1942 में अमेरिकी सेना ने खुद को अधिक लचीला और अनुकूल बनाने के लिए एक प्रमुख पुनर्गठन किया। 3 सेनाओं, भूमि सेना, वायुसेना और सेवा बलों के निर्माण ने सेवा की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय और विशेषज्ञता को सक्षम किया। इसके अतिरिक्त नई लड़ाकू शाखाओं जैसे कि पैराट्रूपर्स और रेंजर्स को आधुनिक युद्ध की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सेक्शन 6, घर का मोर्चा युद्ध के लिए एक राष्ट्र जुटाता है। जब अमेरिकी सेना युद्ध के लिए लामबंद हुई, तो घर के मोर्चे पर नागरिकों ने संघर्ष के प्रयासों में योगदान देने के लिए एकजुट होकर एक अभूतपूर्व लामबंदी देखी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई, चाहे वह किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि का हो, युद्ध के प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए तैयार था। पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में कारखानों और शस्त्रागारों में काम करने के लिए आते हुए अपने कौशल और मेहनत को देश की सेवा में लगाया। वे दिन रात काम करते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैनिकों को आवश्यक आपूर्ति और हथियार मिल सके। सशस्त्र बलों में शामिल होने या युद्ध के लिए आवश्यक हथियारों,
गोला बारूद और आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए आते हुए स्वेच्छा से काम किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। घर के मोर्चे ने राशनिंग, विजय उद्यान और युद्ध बांड अभियानों का अनुभव किया, जो नागरिकों को एकजुट करने और उन्हें युद्ध के प्रयासों में शामिल करने के महत्वपूर्ण तरीके थे। राशनिंग ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें, जबकि विजय उद्यान ने खाद्य उत्पादन में मदद की, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों ने अपनी सेना का समर्थन करने और युद्ध के प्रयासों में योगदान करने के लिए अपनी देशभक्ति और अपने संसाधनों को साझा किया। युद्ध बांड अभियानों ने वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे युद्ध के खर्चों को पूरा किया जा सके। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था का अमेरिकी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे न केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि समाज के हर वर्ग में आर्थिक बदलाव भी आए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहा था, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, बेरोजगारी में कमी आई और लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी के पास करने के लिए कुछ न कुछ था और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इन प्रगति ने न केवल युद्ध के दौरान मदद की, बल्कि युद्ध के बाद के वर्षों में भी अमेरिकी उद्योग को मजबूत किया। सेक्शन 7, 2 मोर्चों पर विजय, प्रशांत और यूरोप में लड़ाई। पर्ल हार्बर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ते हुए पाया। प्रशांत में जापान के खिलाफ और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी और इटली के खिलाफ। पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिकी जनता को झकझोर कर रख दिया और देश को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसने अमेरिकी सेना को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्हें 2 अलग-अलग और कठिन युद्ध क्षेत्रों में लड़ना पड़ा। प्रशांत रंगमंच में अमेरिकी सेना ने कठिन परिस्थितियों और भारी लड़ाई में जापानी सेना के खिलाफ एक भीषण द्वीप होपिंग अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य प्रशांत महासागर में रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करना था, जिससे जापान की आपूर्ति लाइनों को काटा जा सके और मुख्य भूमि जापान पर आक्रमण के लिए एक मंच तैयार किया जा सके। इस अभियान में सैनिकों को घने जंगलों, उष्णकटिबंधीय बीमारियों और दुश्मन की कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मिडवे, इवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों ने जापानी नौसैनिक शक्ति को तोड़ने और जापानी घर द्वीपों के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। मिडवे की लड़ाई ने जापानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि इवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों ने अमेरिकी सेना को जापान के और करीब ला दिया, जिससे अंतिम आक्रमण की तैयारी की जा सकी। इस बीच यूरोपीय रंगमंच पर अमेरिकी सेना ने जर्मन सेना के खिलाफ पश्चिमी सहयोगियों के साथ एक निर्णायक भूमिका निभाई। यूरोप में अमेरिकी और सहयोगी बलों ने नॉर्मैंडी से लेकर बर्लिन तक कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। इन लड़ाइयों ने नाजी जर्मनी की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और यूरोप में मित्र देशों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तरी अफ्रीका और इटली में लड़ाई के बाद उत्तरी फ्रांस पर डी-डे आक्रमण ने जर्मनी में दूसरा मोर्चा खोल दिया, जिससे अंततः नाजी शासन के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। डी-डे आक्रमण, जिसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ने मित्र देशों की सेनाओं को नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर उतारा और पश्चिमी यूरोप में निर्णायक धक्का दिया। इस आक्रमण ने जर्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अंततः बर्लिन में हिटलर के पतन का कारण बना। सेक्शन 8, अमेरिकी ताकत बढ़ती है, एक वैश्विक सैन्य शक्ति का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक वैश्विक सैन्य और औद्योगिक शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। संघर्ष के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का प्रमुख सैन्य आपूर्तिकर्ता बन गया। अमेरिकी सेना, जो युद्ध में अपेक्षाकृत छोटी और अनुभवहीन के रूप में प्रवेश की थी, एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरी, जो अपनी सैन्य क्षमता और सामरिक कौशल के लिए जानी जाती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना विशेष रूप से प्रशांत रंगमंच में एक प्रमुख शक्ति बन गई, जिसने समुद्री नियंत्रण स्थापित किया और पूरे प्रशांत क्षेत्र में सैनिकों और सामग्रियों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 9, आशा की किरण, डी-डे और युद्ध का मोड़। 6 जून 1944 को इतिहास में डी-डे के रूप में जाना जाने वाला अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सेना ने
फ्रांस के नॉर्मंडी में एक साहसिक उभयचर लैंडिंग शुरू की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह दिन मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने नाजी कब्जे वाले यूरोप में एक नया अध्याय लिखा। इस ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है, में हजारों जहाजों और विमानों को शामिल किया गया था और इसमें लाखों सैनिकों को नाजी कब्जे वाले यूरोप में स्थानांतरित किया गया था। यह एक विशाल और जटिल सैन्य अभियान था, जिसमें हर कदम पर सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। डी-डे लैंडिंग, सावधानीपूर्वक योजना, समन्वय और साहस का प्रमाण ने पश्चिमी मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। इसने फ्रांस की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अंततः नाजी जर्मनी की हार में योगदान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका अपनी सैन्य शक्ति और संसाधनों को मित्र देशों के युद्ध के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध करते हुए डी-डे की सफलता और व्यापक युद्ध में एक निर्णायक कारक थी। अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों ने न केवल नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने यूरोप में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की वापसी की नींव भी रखी। डी-डे की लैंडिंग ने मित्र देशों की सेनाओं को पश्चिमी यूरोप में एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे वे आगे बढ़ सके और नाजी कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त कर सके। यह एक ऐसा दिन था जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। इसने फ्रांस की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अंततः नाजी जर्मनी की हार में योगदान दिया। डी-डे की सफलता ने मित्र देशों की सेनाओं को आत्मविश्वास और प्रेरणा दी, जिससे वे आगे की लड़ाइयों में भी विजयी हो सके। इस ऐतिहासिक दिन ने न केवल युद्ध के पाठ्यक्रम को बदला, बल्कि यह भी दिखाया कि जब राष्ट्र एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डी-डे की वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका अपनी सैन्य शक्ति और संसाधनों को मित्र देशों के युद्ध के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध करते हुए डी-डे की सफलता और व्यापक युद्ध में एक निर्णायक कारक थी। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। डी-डे की सफलता ने मित्र देशों की सेनाओं को आत्मविश्वास और प्रेरणा दी, जिससे वे आगे की लड़ाइयों में भी विजयी हो सके। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गया।